20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। भरतपुर में सेवर थाना इलाके के कुम्हा गांव में मंगलवार की देर शाम गांव के ही एक चौराहे पर एक शख्स ने गांव के ही एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी और आरोपी हत्या करने के बाद हथियार लेकर सेवर थाने पहुंच गया। बताया जा रहा है कि धनपाल नाम का शख्स अपने खेत से काम करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में गांव के ही मुकेश नाम के शख्स ने उसे रोक लिया। धनपाल और मुकेश की किसी बात को लेकर पहले से ही कहासुनी चल रही थी, जिसके बाद दोनों में फिर से कहासुनी शुरू हो गई और फिर मुकेश ने दराती लेकर धनपाल का गला दे दिया। इस वारदात की खबर जैसे ही धनपाल के परिजनों को लगी, वो मौके पर पहुंचे और धनपाल को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने धनपाल की पत्नी, उसके बेटे और एक रिश्तेदार पर भी दराती से हमला कर दिया, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद मुकेश हथियार लेकर सेवर थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पलटे हुए ट्रक की तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा इसके ड्राइवर और खलासी के साथ। पुलिया के बीचों बीच बने डिवाइडर पर पलटे इस ट्रक के ड्राइवर की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं इसके खलासी की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का ये ट्रक लालसोट से दौसा की ओर आ रहा था। इस दौरान नेशनल हाईवे 21 पर स्थित लालसोट बाईपास पुलिया पर ये ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने की वजह से ट्रक ड्राइवर और खलासी अंदर ही फंसे रह गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और खलासी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दौसा कस्बे में ये लालसोट पुलिया के ऊपर हाईवे के ऊपर ये ट्रक है, ये हिमाचल प्रदेश पासिंग है, वो पलटा खा गया। इसमें अखबार की डब्बी भरी हुई है, जिसमें ट्रक के अंदर 2 व्यक्ति थे, ड्राइवर और खलासी। दोनों इंजर्ड हुए, जिसमें ड्राइवर की डेथ हुई है और खलासी भी गंभीर रूप से घायल है। इनको दोनों को निकाल करके गाड़ी से और एम्बुलेंस से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। टूटी हुई इन सड़कों से अंदाजा लगा सकते हैं भरतपुर के अनाह गेट तोप सर्किल के लोग किस कदर परेशान रहते होंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों की वजह से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल इस इलाके में जलदाय विभाग की मुख्य पाइपलाइन अक्सर टूट जाती है। इसकी वजह से सड़क पर पानी भर जाता है और सड़कें धंस जाती हैं। सड़क धंसने की वजह से बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से इलाके की बत्ती गुल हो जाती है। बत्ती गुल होने से जहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं सड़क धंसने की वजह से यहां कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। ये गड्ढा जो हो रहा है, ये तीसरी चौथी बार हुआ है। इससे बिजली की लाइन, वाटर बॉक्स की लाइन और टेलीफोन एक्सचेंज की लाइन टूटी पड़ी है। इससे कोई काम नहीं हो पा रहा है, ये सब ठप पड़ी है। इसका गड्ढा नहीं बनता है कई दिन तक, और भरने के बाद भी सड़क तो बनती नहीं है। अभी साल भर से सड़क नहीं बनी, इतने गड्ढे होते हैं, खिंचा होता है, इतना जनरल हो जाता है कि ट्रैफिक बहुत परेशान रहता है। राजस्थान के सीनियर आईपीएस ऑफिसर एमएल लाठर को राजस्थान पुलिस का नया मुखिया नियुक्त कर दिया गया है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि एमएल लाठर 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। लाठर मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में बीएससी तो वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी की शिक्षा प्राप्त की है। अपने सेवा काल के दौरान बेहतरीन कार्य करने पर लाठर को पुलिस पदक, गैलेंट्री, राष्ट्रपति पुलिस पदक और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। 14 अक्टूबर को भूपेंद्र सिंह यादव डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और एमएल लाठर को कार्यवाहक डीजीपी का पदभार सौंपा गया था। राजस्थान में नया डीजीपी नियुक्त करने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से यूपीएससी को राजस्थान के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल भेजा गया था और यूपीएससी से स्वीकृति मिलने पर एमएल लाठर को राजस्थान का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है।
निगम चुनाव में रिजल्ट आने के बाद पंचायत राज चुनाव के लिए सियासी पार्टियां जोर शोर से जुट गई हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा में पूर्व मंत्री अनीता बघेल ने बीजेपी जिला कार्यालय में चुनाव पर पद अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में जिला अध्यक्ष लादू लाल और जिला प्रभारी दिनेश भट्ट के साथ कई पद अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद अनीता बघेल ने कहा कि चुनाव को लेकर उन्होंने पंचायत समिति में 14 अलग अलग मेंबर बनाए हैं, जो उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के साथ साथ रणनीति बनाने का काम करेंगे। इन्हीं पद अधिकारियों से उम्मीदवारों के नामों पर पैनल भी मांगा गया है। वो संगठन की कार्य पद्धति इस प्रकार की है कि चाहे कोई भी व्यक्ति उस पद पर आए, उस कार्य पद्धति से उसको काम करना है। इसलिए सब दायित्ववान कार्यकर्ता, जब कार्यकर्ता को दायित्व मिलता है तो वो उस कार्य पद्धति से काम करता है। इसलिए पूर्व के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छा काम किया, इसलिए आज हमारी पार्टी इस स्तर पर पहुंची है। आज के वर्तमान के कार्यकर्ता भी अच्छा काम कर रहे हैं, इससे आगे पार्टी को ले जाने का काम कर रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए कांग्रेस भी जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। सीकर में पर्यवेक्षक और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जिला कांग्रेस कमेटी में टिकट की दावेदारी जता रहे उम्मीदवारों से मुलाकात की। इस मुलाकात में दावेदारों से बात करने के बाद डॉक्टर चंद्रभान ने उम्मीदवारी जता रहे लोगों से उनके आवेदन भी लिए। इस मौके पर कांग्रेस पर्यवेक्षक डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए टिकट का फैसला जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। चुनाव कई फेज में हैं, लेकिन नॉमिनेशन का जो कार्यक्रम है वो 9 नवंबर तक का ही है। इन चुनाव में पार्टी दलीय आधार पर चुनाव लड़ रही है। प्रक्रिया चुनाव की शुरू हो गई है, इसलिए उम्मीदवारों का जो चयन है वो एक महत्वपूर्ण है। बूंदी में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे ये लोग वो कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैं जो आगामी जिला परिषद और पंचायत राज चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी करने आए हैं। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने और दावेदारों का आवेदन लेने के लिए मंगलवार को जिला प्रभारी शकुंतला रावत बूंदी पहुंची थी। उसी दौरान यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाहर लगी इस भीड़ के दौरान अंदर हॉल में शकुंतला रावत ने स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर जिला परिषद के 23 वार्डों के साथ साथ पंचायत समिति के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के आवेदन लिए। इस दौरान उन्होंने टिकट चाहने वाले लोगों से आए आवेदनों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों के आवेदन पर फैसला कर लिया जाएगा। लोगों की अपनी अपनी राय लिखित में लोग दे रहे हैं और अगर कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग कांग्रेस के प्रति आप देख रहे हैं कि कितने लोगों की मंशा है। सारे लोग टिकट के लिए जो आ रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। हमें ये जो बायोडाटा ले जा रहे हैं एक एक को पढ़ेंगे और सभी कांग्रेसी सीनियर लीडर से सलाह मशवरा करके राय लेकर के तभी डिसीजन लेंगे। इस बार निगम चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय समेत 8 दलों के उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, लेकिन जयपुर में 10,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा पर बटन दबाकर सबको हैरान कर दिया। कई दिनों तक बड़ी पार्टियों के साथ साथ निर्दलीय और छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों ने घर घर जाकर लोगों से वोट अपील की थी, मैन टू मैन बात भी की थी, लेकिन 10,500 से ज्यादा मतदाताओं ने सबको खारिज कर दिया। इन्होंने किसी प्रत्याशी को चुनाव के बजाय नोटा का बटन दबा दिया। आपको बता दें कि निगम ग्रेटर में 6,500 से ज्यादा, हेरिटेज में 4,000 से ज्यादा मतदाता ऐसे रहे जिन्होंने नोटा का बटन दबाया है। खास बात ये कि जीत हार के गणित के सामने आने के बाद ये साफ हुआ है कि निगम ग्रेटर और हेरिटेज में बीएसपी, एनसीपी और आरएलपी को मिलाकर जितने भी वोट आए उससे नोटा के वोटों की संख्या बेहद कम थी। एक और खास बात ये कि हेरिटेज निगम और ग्रेटर निगम में कुछ निर्दलियों को भी जमकर वोट पड़े। ग्रेटर में जहां 1.5 लाख से ज्यादा तो हेरिटेज में निर्दलीय लाख के करीब वोट लेने में कामयाब रहे। देश की राजधानी दिल्ली भी अब डूंगरपुर की राह चलेगी। डूंगरपुर नगर परिषद के जल संचय एवं जल संरक्षण मॉडल को देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने डूंगरपुर मॉडल को दिल्ली में लागू करने का फैसला लिया है। जल संचय को लेकर डूंगरपुर मॉडल का अध्ययन करने दिल्ली से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की एक टीम भी जल्दी ही डूंगरपुर का दौरा करने वाली है। आपको बता दें, स्वच्छता, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और जल संचय को लेकर डूंगरपुर में कई मॉडल पर काम हो रहे हैं। इसी में एक है जल संचय एवं जल संरक्षण।
जिसके परिणाम से लेकर दिल्ली सरकार आश्चर्यचकित है और वो इस मॉडल को दिल्ली में भी लागू करना चाहती है। दरअसल डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर में जल संचय एवं जल संरक्षण के लिए घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं। सूख चुके हैंडपंप्स को रिचार्ज करने के लिए उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। वहीं पुरानी बावड़ियों की खुदाई भी करवाई गई है, जिससे शहर की कई कॉलोनियों में पानी की सप्लाई हो रही है। शहर के जितने भी कुएं बाव थे उनकी सफाई कराई, उनको गहरे कराए और 8 लाख लीटर पानी प्रतिदिन हमने जलदाय विभाग को देना प्रारंभ किया, जिससे शहर की काफी कुछ ये कह सकते हैं समस्या का निदान हुआ। जब हमने वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया तब उनके पानी का लेवल और पानी के टीडीएस चेक किए और उसी दिन दूसरे साल हमने उनके वापस पानी का लेवल और पानी के टीडीएस चेक किए, जो टीडीएस करीब मात्र 300 टीडीएस तक कम हुए और पानी का लेवल भी करीबन 20-25 फीट बढ़ा। रंगीला और राजस्थान को अपनी साइकिल से नापने का जज्बा लिए 21 साल के प्रियदर्शन बाड़मेर पहुंचे। कोटा के रहने वाले प्रियदर्शन की बाड़मेर पहुंचने पर उजाला की ओर से एनसीसी कैंपस कॉलेज में भव्य स्वागत किया गया। प्रियदर्शन की यात्रा को यादगार बनाने के लिए यहां पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर प्रियदर्शन ने कहा कि वो बचपन से पढ़ाई के चलते खेल कूद और दूसरी गतिविधियों से दूर रहे, लिहाजा उन्होंने साइकिल से प्रदेश भ्रमण का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी साइकिल यात्रा का उद्देश्य आम लोगों को साइकिल के प्रति जागरूक करना है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। प्रियदर्शन ने ये भी बताया कि नरपत सिंह राजपुरोहित की प्रेरणा से उन्होंने ये साइकिल यात्रा शुरू की है। इस उद्देश्य से निकला हूँ कि मैं राजस्थान का प्रत्येक जिला अपनी साइकिल पर भ्रमण कर सकूं। तो ये मेरा 12वां जिला है और अभी यात्रा चल रही है और उद्देश्य यही है कि जहाँ भी मैं जाऊँ लोगों को बता पाऊँ कि साइकिल क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब दूसरे प्रदेश की खबरें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के भोपुरा इलाके में 500 से ज्यादा झुग्गियों में अचानक आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से ही इसकी लपटें नजर आ रही थी। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ बनी झुग्गियों में से कुछ झुग्गियों में कबाड़ के गोदाम बने हुए थे और इसमें कई क्विंटल पॉलिथीन और वेस्ट मटेरियल स्टोर किया जाता था। हो सकता है किसी वेस्ट मटेरियल के साथ रखे केमिकल की वजह से ये आग लगी हो और फिर ये आसपास की बने झुग्गियों में फैल गई थी। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी और कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि आग की वजह से किसी की जान नहीं गई। टीला मोड़ थाना क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर एक जगह आग लगी हुई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फायर सर्विस की गाड़ी हमारे मौके पर पहुंच गई थी, तो आग को हमने फैलने से रोक लिया है। फिलहाल आग नियंत्रित है और हम 2-3 घंटे में इस पर पूरी तरीके से काबू पा लेंगे। आग के कारणों की जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही पता दिया जाएगा आप सभी। बिहार में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार के दौरान सीएम नीतीश कुमार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वो चुनाव प्रचार के लिए मधुबनी पहुंचे और जैसे ही उन्होंने मंच से भाषण देना शुरू किया, ठीक उसी वक्त भीड़ में शामिल किसी आदमी ने उनकी तरफ प्याज फेंक दिया। मुख्यमंत्री की तरफ प्याज फेंके जाने पर वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भी हरकत में आ गए और उन्होंने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। प्याज फेंके जाने के बाद सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए और उन्होंने नीतीश के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दिया। तभी भीड़ में बैठे कुछ लोग रोजगार रोजगार के नारे लगाने लगे। हालांकि सभा के दौरान नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे पर पलटवार करना नहीं भूले। 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। बिहार के मधुबनी जिले में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने मास्क न लगाने वालों को सबक सिखाने के लिए उनसे सड़कों की सफाई करवाना शुरू कर दिया। बीएमसी की इस कार्रवाई की एक तस्वीर अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर से भी सामने आई, जहां नगर निगम के कर्मचारियों ने उन लोगों को पकड़ लिया जो बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकले थे। ऐसे लोगों के सामने 200 रुपए जुर्माना देने या सड़क पर झाड़ू मारने का विकल्प रखा गया, जिनमें कुछ ने सड़क की सफाई करने को चुना। सड़क पर झाड़ू लगाने के दौरान कुछ लोग मास्क लगाने की अहमियत को समझ भी गए।
बीएमसी के एक कर्मचारी ने बताया कि लोग मास्क पहने, इसके लिए उन्होंने इस तरीके को ही क्यों अपनाया। मास्क लगाना कितना जरूरी, उसकी अहमियत हम उनको समझाते हैं। बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे कुछ लोग ऐसे भी मिले जो अपनी गलती मानने की बजाय बीएमसी के कर्मचारियों से भिड़ गए और उनसे बहसबाजी करते नजर आए, लेकिन उन कर्मचारियों ने भी उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दिया। उन लोगों से मास्क न पहनने का जुर्माना वसूला गया। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी क्रैकर्स अभियान की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत यह देखा जाएगा कि बाजार में सिर्फ कम प्रदूषण करने वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे जा रहे हैं या नहीं। और इसकी शुरुआत केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सदर बाजार पहुंचकर की, जहां वो अचानक पटाखों की कई दुकानों पर पहुंचे और ये दिखा कि वहां पर ग्रीन पटाखों के अलावा सामान्य पटाखों की बिक्री तो नहीं हो रही। लगातार देख रहे हैं कि जो पटाखे हैं वो ग्रीन क्रैकर्स ही हों, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। गोपाल राय के साथ मौजूद टीम ने पटाखों के डिब्बों पर मौजूद ग्रीन पटाखों के चिन्ह वाले लोगों के साथ बारीकी से हर चीज की जाँच की। ग्रीन क्रैकर पैदा कर जो बनाती हैं कंपनियां, उन्हीं से यहाँ पर लोगों के साथ जो है वो पटाखे मौजूद हैं। सदर बाजार के बाद पर्यावरण मंत्री चांदनी चौक पहुंचे, जहां नई सड़क पर मौजूद पटाखों की कई दुकानों पर उन्होंने छापा मारा और ये जांच की कि वहां भी ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जा रही हो। दावा है कि ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तरह ही आवाज करते हैं, लेकिन उनसे प्रदूषण काफी कम होता है। सामान्य पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखों से 40 से 50% तक कम नुकसान पहुंचाने वाली गैस पैदा होती है। ग्रीन पटाखों को इस तरह बनाया जाता है कि जलने के बाद ये पानी के कण बनाते हैं और यही पानी पटाखों के साथ निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर को सोख लेता है। साथ ये पानी हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को भी कम कर देता है। दिल्ली में करीब 7 महीने बाद अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू कर दी गई, यानी दिल्ली से दूसरे राज्यों तक जाने वाली बसें या दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली बसें चलने लगी, जिसके लिए आनंद विहार बस अड्डा और वहां खड़ी सभी बसों को सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। ISBT आनंद विहार में हम मौजूद हैं। एक बस के अंदर देखिए किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम बस के भीतर चल रहा है। बसों में सफर के दौरान यात्रियों के लिए मास्क पहनना भी जरूरी है। यही नहीं, 15 नवंबर तक 50% बसों को ही चलाने की इजाजत दी गई है। कोविड से पहले की बात करें तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 500-600 बसें एक दिन में यहाँ से चलती थी, लेकिन अभी संख्या कम। कोरोना के खतरे की वजह से मार्च में अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद कर दी गई थी, जिसे अब सावधानी के साथ धीरे धीरे खोला जा रहा है। जो स्कैनर है उसको काफी लंबा बनाया गया ताकि वो स्कैन कर सके। जो कुर्सियां हैं बैठने की, उनके बीच में भी क्रॉस का मार्क आपको नजर आएगा। भले ही दिल्ली के अलग अलग बस अड्डों से दूसरे राज्यों के लिए बसें रवाना की गईं, लेकिन पहले दिन यात्रियों की संख्या कम रही। दिल्ली में त्योहारों पर खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकले लोग कोरोना से बेपरवाह दिखे। त्योहारों पर भीड़ भाड़ की एक तस्वीर सदर बाजार से भी सामने आई, जहां लोगों की इतनी भीड़ देखी गई कि वहां पैर रखने तक की जगह दिखाई नहीं दी। यही वजह रही कि वहां तक पहुंचने के लिए गाड़ियों के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन लोगों पर इसका कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आया। वो इतना सब कुछ होने के बावजूद कोरोना संकट के बीच पैदल ही आगे बढ़ते रहे और खरीदारी में व्यस्त दिखे। इस कदर लोग यहाँ पर आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। सदर बाजार की अगर बात करें तो ये दिल्ली का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। राजधानी में लगातार कोरोना मरीज बढ़ने के बाद भी कुछ लोग महामारी से बेखौफ दिखे। डर नहीं लग रहा, अभी तो कोरोना है ही, पर डर तो खत्म हो गया। इस बीच नीति आयोग ने भी आशंका जताई कि त्योहारों पर बाजारों में भीड़ बढ़ने से कोरोना मरीज बढ़ सकते हैं। श्योर करना है सबने मिलके कि संयम और भी गहरा करिए। हालांकि बाजार की एंट्री पर मौजूद सिविल डिफेंस के कुछ लोग और पुलिस वाले उन लोगों को टोकते नजर आए जो बिना मास्क पहने वहां घूमते मिले। कुछ लोगों का तो इसके लिए चालान भी काटा गया। तो चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लद्दाख में भारत से उलझे चीन ने अपनी सेना के अभ्यास का नया वीडियो जारी करके एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा चीन हर पल साजिश बुनने में जुटा है और ये वीडियो भी उसी कड़ी में एक चाल है, जिसमें चीन के सैनिक एक अज्ञात जगह पर भारी भरकम उपकरणों को आसमान से नीचे गिराने की ट्रेनिंग लेते दिखे। वो सैकड़ों किलो की गाड़ियों को कहीं ले जाने की तैयारी में जुटे नजर आए। उन्होंने गाड़ियों को एकदम अच्छी तरह पैक किया और फिर उन्हें एक हवाई जहाज पर लाद दिया। विमान के आसमान में पहुंचते ही इन गाड़ियों को सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया। नीचे गिरते ही उन पर लगे पैराशूट खुल गए और कई गाड़ियां आसमान में उड़ती नजर आईं। इसके बाद गाड़ियां जमीन पर उतरी और चीनी सैनिक उन पर सवार होकर आगे मिशन पर निकल गए। थाईलैंड में राजशाही और सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच राजा ने पहली बार लोगों से मुलाकात की।
वहां लोकतंत्र और संविधान में सुधार की मांग के लिए पिछले काफी वक्त से प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन राजशाही के विरोध के बीच राजा महावजीरालोंगकोर्न पहली बार लोगों से मिलने पहुंचे। राजा के आने की खबर मिलने पर सैकड़ों राजशाही समर्थक उनके महल के सामने इकट्ठा हो गए, जिसके बाद राजा अपनी पत्नी और अधिकारियों समेत वहां पहुंचे और इन लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने राजा और रानी को पीले रंग के गुलाब दिए, जिन्हें वहां वफादारी का प्रतीक माना जाता है। राजा महावजीरालोंगकोर्न ने पहली बार राजशाही विरोधी प्रदर्शन पर भी बात की। उन्होंने किसी से भेदभाव न करने का भरोसा भी दिया। समर्थकों से मिलने के बाद वो अपनी पत्नी समेत शाही कार से महल लौट गए। फिलीपींस में 2 दिन पहले आए सुपर टाइफून ने जमकर तबाही मचाई। साल के दुनिया के इस सबसे ताकतवर तूफान ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसके अलावा भयानक बाढ़ और तेज हवा की वजह से करीब 13,000 घर भी तबाह हो गए, जिनकी बर्बादी का मंजर आसमान से ली गई तस्वीरों में साफ साफ नजर आया। शहर के शहर टापू बने दिखे, सड़कें पानी से भरी नजर आईं। एक इलाके में तो समंदर का पानी रोकने के लिए जो दीवार खड़ी की गई थी, भयानक तूफान के आगे उसने ही दम तोड़ दिया। तूफान की वजह से 225 किलोमीटर प्रति घंटा की खतरनाक रफ्तार से चली हवा और तेज बारिश में कई जगह जमीन भी खिसक गई। घंटों तक तांडव करने के बाद तूफान तो आगे बढ़ गया, लेकिन अपने पीछे कूड़े, कीचड़ और मलबे का ढेर छोड़ गया। सामने आई तस्वीरों में लोगों का लाखों का सामान कीचड़ में सना दिखा। घरों के अंदर गंदगी भरी नजर आई। एक खुदाई करने वाली मशीन इलाके से मलबा हटाती दिखी, लेकिन उसका अकेले काम करना काफी नहीं था, इसलिए लोगों को भी फावड़ा चलाना पड़ा। लेकिन फिलीपींस के ऊपर से खतरे के बादल अभी साफ नहीं हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ ही दिनों में वहां एक और तूफान के आने की आशंका जताई है। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में लोगों ने डे ऑफ द डेड के मौके पर आसमान में बड़ी बड़ी पतंगें उड़ाकर अपनों को याद किया। ग्वाटेमाला में डे ऑफ द डेड पूर्वजों को याद करने वाले एक दिन के तौर पर मनाया जाता है, जहां इस मौके पर एक पतंग महोत्सव भी होता है। वहां के सैंटियागो सकाचेपेकीज शहर से सामने आई कुछ तस्वीरों में नौजवानों के समूह बड़ी बड़ी पतंगे थामे उन्हें आसमान में उड़ाते दिखे। वहां कई फीट ऊंची पतंगे तैयार भी खड़ी नजर आईं, जिन्हें कुछ लोग सजाते दिखाई दिए। कोरोना संकट के बीच भी इस महोत्सव को पूरे रीति रिवाज से मनाया गया। वहां मौजूद महिलाएं भी परंपरागत वेशभूषा में ही नजर आईं। ग्वाटेमाला के साथ ही डे ऑफ द डेड लगभग सभी दक्षिण अमेरिकी देशों में नवंबर के पहले और दूसरे दिन मनाया जाता है।